व्यूअर्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी प्राइमल रेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एशले नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो शादीशुदा है और आज वो अपने हस्बैंड मैक्स को लेने के लिए जा रही है, क्योंकि वो 1 साल के बाद जेल से रिलीज हो रहा है। एशले को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसे कैसे फेस करेगी, मगर वो फिर भी जाती है। अब वहाँ पहुँचने के बाद मैक्स उसकी गाड़ी में बैठ जाता है, पर बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। फिर मैक्स हिम्मत करके एशले से अपने बेटे के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वो ठीक है और स्कूल भी जाने लगा है। अभी वो अपनी नानी के घर पर है। उसके बाद दोनों थोड़ा रिलैक्स मूड में आ जाते हैं और फिर उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। अब एशले गैस स्टेशन पर रुकती है पेट्रोल भरने के लिए और मैक्स वहाँ के स्टोर से कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए चला जाता है। इसी बीच हम टाउन के शेरिफ को देखते हैं, जो उसी स्टोर के ऑनर से एक मिसिंग आदमी के बारे में पूछ रहा था। मगर ये आम बात है, यहाँ आए दिन ऐसा होता रहता है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि मुझे लग रहा है कि उसे बिग फुट अपने साथ ले गया है। असल में दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है कि जब यहाँ पर राजाओं का दौर हुआ करता था तो उनके समय पर एक दानव रहा करता था, जो कि अब इंसानों को मार रहा है। लेकिन शरीफ को ये सब फजूल लगता है और वो उसे चुप होने का बोलता है और बोलता है कि अगर कुछ भी पता लगे तो मुझे बताना। फिर शरीफ वहाँ के पोस्टर्स पर उस आदमी की पिक्चर भी लगा देता है, जहाँ पर पहले से बहुत लोगों की पिक्चर्स लगी हुई थी। अब जब मैक्स सामान लेकर बाहर आता है तो उसकी नजर कुछ हंटर्स पर पड़ती है, जो बुरी तरह से एशले को देख रहे थे। वो उन्हें कुछ कहता उससे पहले ही एशले उसे कार में आने का कह देती है। फिर वो दोनों उन्हें इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ देर ड्राइव करने के बाद मैक्स ड्रिंक करने लगता है, पर ये चीज एशले को पसंद नहीं आती और वो उसे ड्रिंक करने से मना करती है, क्योंकि वो अभी ही जेल से वापस आया है और उसने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से वो जेल गया था। अब इसी चीज पर इन दोनों की बहस होने लगती है, जिसकी वजह से एशले को दिखता नहीं है कि उसकी गाड़ी के सामने कोई आदमी आ गया है और वो उसे ठोकर मार देती है। फिर वो दोनों फौरन गाड़ी से बाहर आते हैं और जब वो उसका हाल देखते हैं तो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। मैक्स सोचता है कि इतनी बुरी टक्कर भी नहीं हुई जितना ये जख्मी है। जरूर ये किसी जानवर का काम होगा जिससे बचकर ये रोड पर आ रहा होगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो बंदा अपना दम तोड़ देता है। ये सब देखकर एशले बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल लगाती है। पर मैक्स ये नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो अभी ही जेल से आया था और वापस वो किसी चीज में फंसना नहीं चाहता था। इसीलिए वो एशले को रोकता है, मगर जब तक एशले ने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया था और इसीलिए अब कोई फायदा नहीं था, यहाँ तक कि उसने अपनी लोकेशन भी बता दी थी। अब हम नोटिस करते हैं कि कोई बहुत देर से उन पर नजर रखे हुए है, झाड़ियों के पीछे से। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ से पत्थर आना शुरू हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो दोनों गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। फिर मैक्स ऊपर होकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन कर रहा है। तभी एक पत्थर आकर उस पर लगता है, जिससे वो बेहोश होकर पीछे नदी में गिर जाता है। ये देखकर एशले को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए वो मैक्स की जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। एशले बहुत मुश्किलों से मैक्स को लेकर किनारे पर आती है। इसी बीच हम देखते हैं कि कोई उनकी गाड़ी को घसीटते हुए लेकर जा रहा है। हमें ये तो नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसके हाथ देखकर वही लग रहा है जिसकी तलाश में पूरा टाउन है, यानी कि बिग फुट। वो एक जानवर है और उसका दिमाग एक इंसान से भी ज्यादा तेज है। उसने इस आदमी को एक चारे के तौर पर यूज किया था ताकि एशले और मैक्स यहीं फंस जाएं। अब हम मैक्स को देखते हैं। उसको पानी ठंडा होने की वजह से ठंड लग रही थी, इसीलिए एशले उसका लाइटर निकाल कर जलाने लगती है, पर वो बहुत मुश्किलों से जलता है। उसके बाद वो वहीं आग लगाकर रात गुजारते हैं, क्योंकि अब सुबह होने पर ही वो दोनों मदद के लिए जाएंगे। अब दूसरी तरफ हम टाउन में शेरिफ को देखते हैं, जिसके पास एक लेडी आकर अपने मिसिंग हस्बैंड के बारे में पूछती है, मगर शेरिफ के पास कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वो बिना कुछ कहे स्टेशन के अंदर आ जाता है। तभी उसके पास एक फीमेल ऑफिसर आती है और उसे बताती है कि मेरे पास एक लड़की की कॉल आई थी, उसका जंगलों में एक्सीडेंट हो गया है। शेरिफ ये सुनकर फौरन वहाँ पहुँचता है, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तभी शेरिफ की नजर टायर के निशानों पर पड़ती है, जो कि नदी की तरफ जा रहे थे। वहाँ देखने पर उसे वो जीप दिखाई देती है। यहाँ हम ये भी नोटिस करते हैं कि शेरिफ को भी कोई छुप कर देख रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि बिग फुट ही है। अब रात को उस जीप को निकाल लिया जाता है, जिसमें से शेरिफ को एशले और मैक्स की पिक्चर्स वगैरह मिलती हैं। फिर सुबह एशले बहुत बुरा ख्वाब देखकर एकदम उठती है। अब मैक्स देखता है कि जहाँ इन्होंने अपने कपड़े सुखाए थे वहाँ बस मैक्स ही के कपड़े थे, कोई एशले के कपड़े ले गया था। इसीलिए मैक्स अपनी शर्ट एशले को दे देता है और फिर ये दोनों नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। मगर कुछ देर के बाद नदी भी खत्म हो जाती है, इसीलिए उन्हें जंगल में एंटर होना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग महसूस करते हैं जैसे कोई इनका पीछा कर रहा है। वो लोग हर जगह देखते हैं पर उन्हें कोई नहीं दिखता, क्योंकि वो बिग फुट था और वो ऐसे रंग का था कि वो कहीं भी छुप जाए किसी को दिखाई नहीं देगा। फिर एकदम उन लोगों को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग जब जाकर देखते हैं तो वहाँ कुछ लोग थे और ये वही हंटर्स थे। मैक्स उन लोगों के पास जाना तो नहीं चाहता था, मगर इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो एशले को वहीं छुपाकर खुद उनके पास जाता है और उनसे कॉल करने के लिए कहता है। मगर वो सारे हंसने लगते हैं
और कहते हैं कि ये जंगल बहुत बड़ा है, यहाँ सिग्नल्स नहीं आते, लेकिन हाँ हमारे पास रेडियो है, पर वो तुम्हारे लिए नहीं है। इसका मतलब यही था कि वो लोग साफ साफ मैक्स की मदद करने से इनकार कर रहे थे। फिर हम एशले को देखते हैं, जिसे लगता है कि किसी ने उसके बाल काट लिए हैं, और वो बिगफुट ही था। एशले अपने बाल देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और भागती हुई मैक्स के पास आ जाती है। उसका ये हाल देखकर हंटर्स का लीडर उसे कपड़े देता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम शेरिफ को देखते हैं, जिसे गाड़ी के निशान देखकर समझ आ गया था कि वो गाड़ी खुद नहीं गिरी, बल्कि उसे गिराया गया है। पर ये किसने किया, ये अभी उसे पता नहीं है। फिर शेरिफ उसी स्टोर पर जाता है और 2 और लोगों की मिसिंग पोस्टर्स लगा देता है, और वो दोनों मैक्स और एशले ही थे। जिसे देखकर स्टोर का ऑनर शेरिफ को एक कहानी सुनाता है, जिसमें सालों पहले टाउन में एक लेडी रहा करती है, जिसके साथ हंटर्स ने बहुत बुरा किया था, इसीलिए उनकी आत्मा लोगों को मार रही है। उसकी ये बातें सुनकर शेरिफ के सर में दर्द हो जाता है और फिर वो वहाँ से स्टेशन आ जाता है। अब हम एशले, मैक्स और हंटर्स को देखते हैं, जिनमें से 2 आदमी फ्रेश होने के लिए आगे जाते हैं। एक लड़के को वहाँ बिगफुट दिखाई देता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक तीर आकर उसकी गर्दन में लगता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर बिगफुट उसके दूसरे साथी के पास आता है और उसका सर उसके जिस्म से अलग कर देता है। अब हम एशले लोगों को देखते हैं, जिन्हें इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता था। तभी एक तीर आकर एक बंदे को लगता है, जिससे वहाँ पर सब बहुत डर जाते हैं। इतने में वहाँ पर बिगफुट भी आ जाता है, जिसे एक बंदा देखकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन एक गोली उसके साथी को लग जाती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। अब एक गोली मैक्स के भी लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और बिगफुट वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उसने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, मगर एशले बच गई थी। एशले डरकर एक जगह पर जाकर छुप जाती है, जहाँ पहले से एक हंटर छुपा हुआ था, लेकिन बिगफुट बहुत तेज था। वो उस हंटर को देख लेता है और पकड़कर उसे जान से मार देता है। उसके बाद वो एशले के पीछे पड़ जाता है और वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और बिगफुट उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे उठाकर वहीं लेकर जाता है जहाँ उसने बाकी लोगों को मारा था। वहाँ टाउन में जब शेरिफ जाता है तो उसे डिप्टी बताता है कि उसकी पड़ोसी को कैंसर है, जिसका इलाज एक रिचुअल से होगा। ये सुनकर शेरिफ को यकीन नहीं होता कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इन पुरानी बातों पर यकीन करते हैं। अब हम जंगल में देखते हैं कि मैक्स के पास एक लेडी आती है, जिसने बहुत अजीब से कपड़े पहने हुए थे। दोस्तों, ये वही औरत है जिसके साथ हंटर्स ने गलत चीजें करने के बाद उसे मार दिया था, पर अभी भी वो जिंदा है। फिर वो मैक्स को अपने साथ कहीं ले जाती है और वो उसका इलाज करना शुरू कर देती है। अब हम टाउन में उस रिचुअल को देखते हैं, जिसमें मजबूरन शेरिफ को भी शामिल होना पड़ता है। फिर वहाँ शेरिफ एक ड्रिंक पीता है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सामने बैठा हुआ डिप्टी उसे एक शैतान की तरह दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नजर उस औरत पर पड़ती है जिसका इलाज कोई आदमी कर रहा था। वो उसका पेट फाड़ कर कैंसर को बाहर निकाल रहा था, जिससे वो ठीक हो जाती है। ये सब देखकर शेरिफ की हालत खराब हो जाती है और वो फौरन वहाँ से बाहर आ जाता है। अब 2 दिन बाद जब मैक्स को होश आता है तो वो अपने सामने शेरिफ को देखता है। शेरिफ सबसे पहले उसे सवाल करता है कि एशले कहाँ है। तभी हम एशले को देखते हैं, जो बिगफुट की जगह पर बंधी हुई थी। बिगफुट उसके सामने एक आदमी की लाश को खा रहा था और फिर वो एशले की तरफ बढ़ता है उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए। फिर सीन यहाँ से कट होता है और हम वापस मैक्स की तरफ आते हैं। अब शेरिफ उसे सारी कहानी बताता है कि सालों पहले जो हमारे लीडर थे, उनके साथ कुछ दानव रहा करते थे जो उनकी रक्षा किया करते थे, लेकिन अब उनमें से कुछ शैतान बन गए हैं जिनकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा है और उनको यहाँ के लोग बिगफुट कहकर पुकारते हैं। फिर शेरिफ बताता है कि एशले को बिगफुट ही लेकर गया है, जिस पर मैक्स कहता है कि मैंने देखा है उसके कंधे पर गोली लगी है, जिसकी वजह से वो थोड़ा कमजोर हो गया होगा। ये सुनकर शेरिफ कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, हमें जंगल में जाना चाहिए। फिर शेरिफ उसे कुछ लगाने के लिए देता है ताकि बिगफुट उन्हें सूंघ ना सके और एडवांस हथियार ले जाने का भी मना करता है, लेकिन मैक्स ने चुप कर शेरिफ की गन को अपने पास रख लिया था। अब दूसरे सीन में हम एशले को देखते हैं, जिसे बिगफुट जबरदस्ती इंसानों का गोश्त खिला रहा था और एशले को खाना पड़ रहा था, वरना वो उसे मार देगा। फिर तभी बिगफुट को लगता है कि कोई आ रहा है, इसीलिए वो बाहर आ जाता है देखने के लिए और मौके का फायदा उठाकर एशले खुद को खोलकर एक गन उठाकर भाग जाती है। अब मैक्स और शेरिफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर शेरिफ मैक्स से कहता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए और जैसे ही वो दोनों अलग होते हैं, बिगफुट को मौका मिल जाता है उन्हें मारने का। अब सबसे पहले बिगफुट अपना शिकार शेरिफ को बनाता है, जिसने बस एक गलती कर दी थी, अपनी गन को निकालकर, क्योंकि उसकी स्मेल से वो उनके करीब आ जाता है और फिर उनको जान से मार देता है। अब जब तक मैक्स वहाँ पहुँचता है, शेरिफ मर चुका होता है, लेकिन मैक्स भी वही गलती करता है। उसने उसकी गन अपने पास रख ली थी और फिर बिगफुट को ढूंढने के लिए उसके खून के निशानों से पीछा करने लगता है। उसी दौरान उसे एक जगह पर एशले भी मिल जाती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए मैक्स उसे वापस जाने को कहता है, मगर वो उसी जगह भागती है जहाँ बिगफुट गया था।
ताकि वो उसे मार सके। फिर वो दोनों मिलकर बिगफुट को ढूंढने लगते हैं और एक जगह पर एशले को वो दिखाई देता है और एशले उसे शूट कर देती है, जिससे उन्हें लगता है कि बिगफुट शायद मर गया है। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें उसकी आहट का अंदाजा हो जाता है, जिसे सुनकर मैक्स एशले को कहता है कि तुम चली जाओ, पर वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन मैक्स कहता है कि अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो हमारे बेटे को कौन संभालेगा, इसीलिए मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ। इतने में पीछे से बिगफुट आने लगता है, जिसको भटकाने के लिए मैक्स उस पर शूट करना शुरू कर देता है और इधर उधर भागने लगता है, जिसके बाद वो जाकर एक दलदल में फंस जाता है और तभी बिगफुट उसे उठा लेता है। लेकिन मैक्स उसके हाथ पर चाकू घुसाकर वहीं से भाग जाता है, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता क्योंकि उसका पैर बिगफुट के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। पर मैक्स तब तक एक नोकीली लकड़ी उठा लेता है और जैसे ही बिगफुट उसे उठाने लगता है वो बार बार उसको लकड़ी मारता है, जिससे बिगफुट वहीं गिर जाता है। जब वो कुछ देर तक हिलता नहीं है तो मैक्स को यकीन हो जाता है कि वो मर गया है, इसीलिए वो एक पत्थर से उसका सर कुचल देता है, जिससे बिगफुट की फाइनली मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ एशले भी रोड तक पहुंच गई थी, यानी कि अब ये दोनों ही बच जाएंगे। फिर जब कुछ देर बाद हम मैक्स को देखते हैं तो उसके जिस्म पर बहुत सारे तीर लगे हुए थे, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके सामने खड़े हुए बिगफुट के कबीले वालों ने मारे थे। वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनका एक साथी मारा गया था। तो दोस्तों, क्या मैक्स बच पाएगा या एशले टाउन पहुंचकर उसके लिए मदद लाएगी, ये तो हमें इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में ही पता लगेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, आपको आज की मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।